वाले- वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, किसी का पीछे लेक्चर से कोई क्वेश्चन कोई चीज़ क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ पे एंड किया था वहाँ से स्टार्ट करना। डाइवर्सिफिकेशन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने उस दिन डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा सा डील किया था, बट डिटेल में आज कवर करके तो यहाँ से आगे जाए। अच्छा, ये डाइवर्सिफिकेशन होती क्या, की क्यों जाती है, टाइप्स क्या, एडवांटेजेस क्या हैं, ये देखते हैं। नंबर वन, डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि मोस्टली कंपनीज यूज करती हैं रिस्क को हेज करने के लिए। रिस्क किस चीज का, लाइक इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें, बिजनेस रिस्क की बात करें, तो उसमें सबसे मोस्ट एक सुटेबल स्ट्रेटजी होती है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आप एक टाइप की इन्वेस्टमेंट मत करें, एक तरह के कस्टमर बेस को सिर्फ प्रोडक्ट्स ऑफर ना करें, मल्टीपल टाइप की इन्वेस्टमेंट करें, मल्टीपल तरह के कस्टमर्स को आप सर्व करें, ताकि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई प्रोडक्ट आपकी लॉस में जा रही है, या कोई एक ऐसा बिजनेस जो कि आपका लॉस में है, तो जो इन्वेस्टमेंट आपकी उससे एसोसिएट है वो डूब ना जाए। तो उसमें आइडियल चीज़ क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन। चार मेन टाइप्स हैं डाइवर्सिफिकेशन: वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। बारी बारी अब इसको देखते हैं। यहाँ पे जरा आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तगड़ा बनाना है, क्योंकि आगे जो हमने मर्जर एक्विजिशन भी करनी है, नेक्स्ट टॉपिक, उसके अंदर भी इसकी ही बेसिस आगे चलनी है। तो इस वजह से जरा ध्यान से। अच्छा, ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है या वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन हम बोलते हैं, ये फर्म को कब यूज करनी पड़ जाती है? अच्छा, नंबर वन, इसमें दो मेन स्ट्रेटजीज हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन या जो है ना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ये स्ट्रेटजीज यूज की जाती है। अच्छा, कंपनी ये कब यूज करती है, जब उसको लगे कि जिस कंपनी से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसको अब परचेज कर लेना चाहिए, या जब जो आगे उस गुड्स की सप्लाई करती हैं कंपनीज उनको परचेज कर लें, ताकि मार्केट में कंट्रोल गेन किया जा सके, वो ज़्यादा बेटर मैनर के अंदर बिजनेस परफॉर्म कर सके। जिसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, ड्यूरिंग द रिसेशन जो जनरल मोटर्स ने काम किया था। ये बड़ी रिस्की भी होती है हर टाइम पे। ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, ये कंपनी को सूट नहीं करती है। वो कि कंपनी कंट्रोल करना चाहती है मार्केट शेयर को, बट अगर वो सूट ना करे स्ट्रेटजी, तो अल्टीमेटली ये चीज़ लॉस में भी चली जाती है, और इसकी वजह से फिर कई कंपनी शट डाउन हुई। आप असेस कैसे करेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन में कि आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी है या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करनी है? पहली तो बात यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है। जरा गौर से बात सुनिएगा।
एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड इंटीग्रेशन की सबसे पहले एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, एक प्लेटफॉर्म जहां पे डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज वो आपको ऑफर करते थे अंडर वन प्लेटफॉर्म, हर तरह का कंटेंट देखने को। लेटर ऑन उन्होंने ये चीज डिसाइड की कि हम जो ये प्रोडक्शन हाउसेस से इन मूवीज दिखाने के या अपनी वेबसाइट पे ऐड करने के इतने चार्जेस पे करते हैं, व्हाई नॉट हम अपना प्रोडक्शन हाउस खुद ही खोलें। और लेटर ऑन नेटफ्लिक्स ने अपने बैनर के तले खुद से अपनी मूवीज प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, या ये जो वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट आया, ये क्यों? एक सर्टन प्रॉफिट लेवल को अचीव करने के लिए। पहले उनकी प्रॉफिट लेवल कम था, उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि वो उन्होंने जो यहाँ से अर्निंग करते थे वो तो काफी पैसे उसमें रॉयल्टी के तौर पे वो जो प्रोडक्शन हाउसेस थे उनको दे देते थे। जब से प्रोडक्शन खुद स्टार्ट की, उनके अपने जो है उनके उसके ऊपर रॉयल्टी उन्हें शेयर नहीं करनी पड़ती, किसी के साथ अपना रेवेन्यू शेयर नहीं करना पड़ता। तो ये तो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब कंपनी क्या करे, अपने सप्लायर पे कंट्रोल हासिल करने के लिए क्या कर ले, उसको परचेज कर। सप्लायर वो जो कि आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता हो, वो उसकी बात। अच्छा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या है? फॉर एग्जांपल एक आयरन एक्सप्लोरेशन कंपनी है जो कि आयरन को एक्सप्लोर करती है, एक्सट्रैक्ट करती है। वो कल को कोई स्टील मिल प्लांट परचेज कर ले, तो वो एग्जांपल टक्स टिश्यू। पेपर इंडस्ट्री में वो कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही, बट बाद में उन्होंने ये एक ब्रांड जो था जो कि अंडर रेटेड था, उसको नाम चेंज करके उन्होंने टक्स के नाम से लॉन्च कर दिया। जैसे जनरल मोटर्स शोरूम्स उनके अपने नहीं होते थे, पर कस्टमर को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली उन्होंने वो जो पूरी अमेरिका में शोरूम्स थे डिफरेंट बैनर्स के तले, वो भी परचेज कर लिए थे। तो ये चीज होती है वर्टिकल और वर्टिकल इंटीग्रेशन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यानी कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसमें आप अपने रॉ मटेरियल या जो आपको गुड्स देते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उन पर कंट्रोल हासिल कर लें। और फॉरवर्ड में सप्लायर, यानी कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में से किसी को परचेज कर। ये अब मसला यहाँ पे ये है, ये कब होता है? ये तब होता है जब उस बिजनेस के अंदर मार्जिन इतना ज्यादा हो कि आपको नजर आ रहा है अट्रैक्टिव। याद रखें उस सेक्टर के अंदर ये वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं हो पाती जहां पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत हो। तो कई ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बेस जो होती है वो बहुत कम होती है, फिर वहाँ पे ये सूटेबल नहीं। अगर कंपनी कोशिश करेगी वर्टिकल इंटीग्रेशन करने की, तो उस केस के अंदर वो फेल होगी, उसके एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस भी लॉस में चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। अच्छा, अब हॉरिजेंटल में क्या होता है? हॉरिजेंटल में हम क्या करते हैं, कोई भी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी जो भी प्रोडक्ट लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो ऑफर करते हैं, वो क्या करते हैं इसके अंदर
कोई एक न्यू प्रोडक्ट ऐसी ऐड कर लेते हैं कि वो उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करती है। अच्छा, या यूं होता है, या दो बिजनेस कंबाइन हो जाते हैं आपस में, या आप उसको परचेज कर लेते हैं ऐसे बिजनेस को जो आपकी ही इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, आपकी ही तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर ऑफर करता है, बट उसके पास कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप ऑफर नहीं करते। तो क्या होगा, उसको परचेज कर लेना ज्यादा बेटर। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। और जो आप दोनों कंपनीज की सेम प्रोडक्ट्स हैं, उसका क्या होगा कि जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो भी आपकी प्रोडक्ट को ऑप्ट करेंगे। ये जो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन होती है ना, इसमें डाइवर्सिफिकेशन होती है दो मेन बेसिस पे। एक को हम बोलते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और एक को बोलते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं या कोर कॉम्पिटेंसीज होती है ना, वो आप एक्सचेंज कर लेते हैं, लाइक ब्रांड नेम, मार्केटिंग स्किल। अब ये जो बात करें, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, ब्रांड नेम, ये इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये जो मार्केटिंग स्किल है कि उनका जो मार्केटिंग स्टाफ है वो आपकी कंपनी से ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। फिर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी स्ट्रांग है, क्या उस कंपनी के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज है, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जब ये आप उस कंपनी को भी परचेज कर लेंगे, तो अल्टीमेटली अब आपका मार्केट शेयर बाकी कंपनी से ज्यादा हो जाएगा, और आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो सकती है। ये तो रिलेटेड है। अनरिलेटेड में क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, मतलब वो पहले से आपकी प्रोडक्ट नहीं है या आप एग्जिस्टिंग सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आप क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट बिल्कुल अनरिलेटेड होगी। लाइक एक सीमेंट कंपनी ऐसी सीमेंट कंपनी को परचेज कर ले जो ग्रे सीमेंट प्रोड्यूस नहीं करती, अनरिलेटेड प्रोडक्ट है ना, व्हाइट सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। या कोई सीमेंट कंपनी किसी टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को परचेज कर ले। जी। अब ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी क्या है, डिपेंड करता है कंपनी की टॉप मैनेजमेंट क्या चाह रही है, आपके शेयर होल्डर्स, आपके इन्वेस्टर्स आपसे क्या चाहते हैं। इसका सिर्फ फायदा ये होता है हॉरिजेंटल का डाइवर्सिफिकेशन का, कि आपने अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना होता है, और आप ये नहीं चाहते कि आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। अब न्यू इन्वेस्टमेंट के साथ जो उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो रिस्क होंगे ना, वो भी एसोसिएट होंगे। तो यहाँ पे ये होगा कि आप न्यू फैसिलिटी बिल्डअप करें, उससे बेहतर ये आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को इक्वायर करें, ताकि लॉस के चांसेस कम हो जाए। उनके कस्टमर पहले से होंगे, उनकी प्रोडक्ट्स पहले से मार्केट में अवेलेबल होगी, ब्रांड नेम भी एग्जिस्ट करता होगा, उनका कुछ ना कुछ मार्केट शेयर भी होगा। तो अगर न्यू इन्वेस्टमेंट करते हो, जो रिस्क था कि भाई लॉस हो जाए या कुछ ऐसा वैसा हो, आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल ना हो, तो वो आपने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। उसके बाद
नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, ये इन दो से जरा सी अलग है। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये आपके बिजनेस की एक्सपेंशन, मतलब एक कंपनी है वो एक प्रोडक्ट ऑफर करती है, बट आप ये चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के अंदर रहते रहते आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को या तो एक्सटेंड कर लें या उसको ज्यादा बड़े पैमाने पे ऑफर करें। ये जो जिस तरह होता नहीं, आप अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्टिविटीज को एनहेंस कर लेते हैं, आपके ब्रांच ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं, या आप ज़्यादा टेरिटरीज कवर करते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो रही होगी। लाइक KFC है तो वो नई ब्रांच कहीं पे ओपन कर रहे हैं, कोई न्यू बर्गर, अब बर्गर तो बर्गर है भाई, उसके अंदर कोई और वो आप मॉडिफिकेशन करके उसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या होगा, ये जो आप न्यू प्रोडक्ट ऑफर करेंगे इसका लिंक एग्जिस्टिंग के साथ लाजमी है, ये उसी के अंदर मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा कंपनी है, उसने न्यू ब्रांच ओपन कर ली, या हम बात करें उस पिज़्ज़ा कंपनी ने एक नया फ्लेवर उसके अंदर ऐड कर लिया, ये चीज़। और आप देखते हैं ये KFC, मैकडोनल्ड्स या इनमें कहीं ना कहीं कोई नया बर्गर वो आ ही रहा होता है। अब बर्गर बेस तो उनकी मेन बिजनेस की कोर ऑपरेशंस वही, बट वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, और वो एक्सटेंशन ऐसी होगी कि वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ मैच करती है। इसकी एग्जांपल, ये जब ड्यू लॉन्च की, या आपने साथ वो स्ट्रिंग की लॉन्च, वो कोक ने कोशिश की बट वो नाकाम रही, स्लैश की। देखें, बेशक स्ट्रिंग हो, बेशक ड्यू हो, उसकी जो बेसिस थी वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ही आगे एक्सटेंड हुई, तो वो पहले भी बेवरेजेस इंडस्ट्री में थे, नंबर वन। नंबर टू, साथ ही फ्लेवर ऐड किया उन्होंने भी। फिर लेज में ये जो बाद में अब जितने फ्लेवर आए, या वेवी में जितने फ्लेवर्स आए, ये क्योंकि आपको पता होता है कि देखें वो फ्रेंच चीज हो गया, ये जो नॉर्मल फ्लेवर थे साल्टेड, अब साल्टेड तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर चिप की कंपनी बनाने वाली साल्टेड ऑफर करती है। उनको पता होता है यहाँ से अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है यहाँ, तो ये जो आप एक्सटेंशन करते हैं बेसिकली ये यूनिक होती है। आप कंपेटिटर को एनालाइज करते हैं और आपको पता होता है कि ये चीज़ वो ऑफर नहीं कर, और आपकी कोशिश होती है वो चीज़ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ऐड की। उसके बाद जो आपके पास कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है, ये क्या होती है, अब ये बिल्कुल एक आप अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड करते हैं विद अनरिलेटेड प्रोडक्ट, जो आप न्यू प्रोडक्ट ऑफर करेंगे उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होगा, ये अनरिलेटेड है टोटली। मतलब अब एक सीमेंट बनाने, या एग्जांपल भी, एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी ने बेसिकली स्टील या रबड़ प्रोडक्ट ऑफर करनी शुरू कर, तो ये तो बिल्कुल अनरिलेटेड है।
अब ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था, जिस तरह अब पेप्सी का काम था बेवरेजेस ऑफर कर, ये कोक का काम था ये, बट उन्होंने साथ वो वाटर ऐड कर लिया या स्नैक्स ऐड कर लिया, वो उसके लिए नहीं थे, बट अनरिलेटेड उसमें चले इंडस्ट्री। चले यहाँ पे हम फिर भी ये कह सकते हैं, ये लेटर ऑन बड़ा डिस्कस हुआ इसके ऊपर कि चले जी वो बेवरेजेस प्रोवाइड करते हैं, उसका स्नैक्स का लिंक तो है, ठीक है भाई, आप वो कंजम्पशन साथ करते हैं, बट वो अनरिलेटेड बिजनेस है दोनों, दोनों के लिए बिजनेस स्ट्रेटजीज बिल्कुल अलग हैं, दोनों के कस्टमर टाइप बिल्कुल अलग हैं। जरूरी नहीं होता हर बंदा स्नैक के साथ बेवरेजेस की कंजम्पशन करेगा, वो चाय भी कर सकता है कंज्यूम। तो ये चीज पूछें जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अगर ये क्लियर है तो फिर आगे आपको मर्जर एक्विजिशन समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अच्छा देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होती है जिनको हम रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। अच्छा, अब ये रिलेटेड गुड्स कौन सी? मतलब ऐसी चीजें जिनकी कंजम्पशन एक साथ होती है और एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट के बगैर अधूरी है। फॉर एग्जांपल बैट एंड बॉल, गाड़ी एंड पेट्रोल, ये कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बाय प्रोडक्ट क्या होती है? एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप बनाते हैं उसके साथ कुछ और ऐसा बन जाता हो वो। अब इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब उसके कपड़े के वेस्ट से आगे फर्दर उसको वो करके वो रुई में भी कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट, वो जो उससे अलग एक और नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जन्म ले लेती, जो कि उसके एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल में से कंज्यूम करने के बाद कोई और चीज बन जाए। अब जिस तरह पेपर मैन्युफैक्चरिंग, टिश्यू भी बन जाएगा, आपके रजिस्टर के पेपर्स भी बन जाएंगे, प्रिंटिंग पेपर्स भी आ जाएंगे। ये कॉन्सेंट्रिक में बेसिकली क्या है, आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करते हैं बाय ऑफरिंग अ न्यू प्रोडक्ट बट विच इज बिलोंग टू सेम फैमिली ग्रुप, या आप अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड करेंगे न्यू ब्रांच ऑफर करके, बट वो जो न्यू ब्रांच है उसका एग्जिस्टिंग ब्रांच के साथ किसी ना किसी के साथ लिंक होगा ना, आपने या तो वो फ्रेंचाइज परचेज की होगी, ये बट वो एग्जिस्टेंस तो होगी उसकी। यूं ही कोई न्यू बर्गर या कोई न्यू प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, उसके बैक एंड पे वो चीज पहले से आपके पास एग्जिस्ट करती होगी, बट उसके अंदर एक्सटेंशन। अब बेवरेजेस में पेप्सी के, तो वो तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बट आपने जो स्ट्रिंग और ड्यू लॉन्च की बाद में या उसमें फ्लेवर ऐड किए, तो ये आप क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एग्जिस्ट। कॉन्ग्लोमरेट इसके बिल्कुल उलट होती है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में, या आप बिल्कुल न्यू मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कैपेसिटी लॉन्च करते हैं विद अनरिलेटेड बिजनेस। बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर है? पूछ लें किसी और का कोई क्वेश्चन हो। ठीक, आगे कहता है अब एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में हम, पहली वो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी ये जो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हमने की, अब है एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। पहले समझें कि मर्जर क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है, मोस्टली लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन, क्लियर नहीं होता उनको कॉन्सेप्ट, क्या आया मर्जर हुआ या एक्विजिशन हुआ। एक्विजिशन
क्या होता है, कंपनी ए और कंपनी बी, जब कंपनी ए कंपनी बी को इक्वायर कर रहे हैं, अब इक्वायर का मतलब एसिड लायबिलिटी एनालिसिस करने के बाद उनको पता लगा इतने के एसिड है, इतने लायबिलिटी है, उन्होंने कंपनी को पेमेंट कर, और ये कंपनी बी जो थी डिसॉल्व होगी कंपनी ए, मतलब उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होगी किसको, कंपनी ए को। दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन, यानी कि इक्वायर कर दिया। एग्जांपल सुनिए, मार्केट में जो आपको नजर आती है, जैसे एमसीबी ने इक्वायर किया था निप बैंक, एनआईबी होता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट, बाद में उन्होंने उसी की ब्रांचेस को आगे वो जो एमसीबी इस्लामिक के नाम से उन्होंने लॉन्च किया अपनी न्यू प्रोडक्ट, वो उसके नाम से शुरू कर, क्योंकि वो था एनआईबी, इन्होंने इसको कर दिया एमआईबी, यानी कि एमसीबी इस्लामिक बैंक के नाम से। इसी तरह वॉल्स ने, जब पाकिस्तान में यूनिलीवर ने वॉल्स लॉन्च की, तो उन्होंने एक उस टाइम पे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था स्क्रीन में, पोल्का के नाम से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, और ये लोकल मैन्युफैक्चर सारा, तो वो परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया था किसने, बॉल्स ने। इसी तरह बैंकिंग इंडस्ट्री में कई एक्विजिशन हुई, वो एबीएन एम्ब्रो बैंक होता था, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था, कई थे वो। अब मर्जर क्या, देखें, कंपनी ए और कंपनी बी, अच्छा अब ये याद रखना, एक्विजिशन सेम इंडस्ट्री में भी हो सकता है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, तो मतलब वो बिजनेस था, वो किसी ने भी एक्वायर कर लिया परचेज, रिलेटेड अनरिलेटेड दोनों हो सकते, बट ये जो मर्जर होगा ना मोस्टली ये सेम इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करेगा, और होता ही था। अब देखिए, कंपनी ए कंपनी बी, कंपनी ए और बी कंबाइन हो गए ड्यू टू सम स्ट्रेटेजिक रीजन, कि अगर वो कंबाइन हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर मैनर में मार्केट में compete कर सकते हैं विद न्यू प्लेयर या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ, और उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है, मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो सकता है। जी, अब ये जो कंबाइन करेंगे ना अपने बिजनेस को, ये डिपेंड करता है कि सेम नाम से उसमें से किसी एक का नाम कैरी कर लें, या दोनों अपने अपने नाम कैरी करें बट वो हो कंबाइन जाए, या अगर हम बात करें वो बिल्कुल न्यू नेम ऑफर कर, तीनों चीजें हो सकती हैं। एक्विजिशन में तो जो कंपनी परचेज करेगी उसका नाम चलेगा, या वो खुद से उसको न्यू नेम दे देंगे, बट यहाँ पे दोनों एग्जिस्टिंग कंपनीज जो मर्ज हो रही हैं उन दोनों के नाम चल सकते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट जो हुआ आपके सामने आपको नजर आया, मोबलिंग और वारिद का मर्ज, ये, अच्छा दुनिया में, अब यहाँ पे इसके स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं आपको, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी कंसर्न में ये चीज पढ़ रहे हैं ना, बाहर दुनिया में तो ये मर्जर एंड एक्विजिशन ना एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के तौर पर डील की जाती है। कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही है या कुछ, तो वो दूसरे को परचेज कर लेगी या उसको कोई परचेज कर लेगा, वहां पे स्ट्रेटेजिक रीजन यूं होती है। आपने कोई न्यू बिजनेस करना है, लाइसेंस परचेज करना है, आपने अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करनी है, इस किस्म की चीजें वहां पे यूं होती है, वो स्ट्रेटेजिक रीजन वहां पे ये है। अच्छा, अब जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तानी मार्केट में, पाकिस्तान में मोर देन 80% बिजनेसेस जो है ना ये फैमिली ओन्ड है, बड़ी बड़ी फैमिलीज के हाथ में पैसा सिमटा हुआ है, उन्हीं के बिजनेसेस, और फिर जनरेशन टू जनरेशन ये ओनरशिप जो ये ट्रांसफर होती है।
तो ये जो 80% बिजनेसेस या 80% से ज्यादा जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, फिर इनमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे मर्जर एक्विजिशन की बेसिस कुछ हो, ये ऑन द रियलिटी ग्राउंड्स क्या है। तो पाकिस्तान में जो मर्जर एक्विजिशन टेक प्लेस होते हैं ना, फिर ये जो फैमिली ओन बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, इस केस में ये जो बड़ी बड़ी फैमिली में आपस में रिश्तेदारियां हो गई, शादियां हो गई बच्चों की, तो यहाँ पे बेसिस ये हैं। आप वो स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके देखें ना, तो आपको लिस्ट मिलती है मर्जर जिनके हुए हैं। आप वो देखें, उन पे हिस्ट्री पढ़ें, बाकी सारा कुछ उन कंपनीज के देखें जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, वो किन बेसिस पे हुए। आप उनकी देख लें, हिस्ट्री खोल लें तो पता लग जाएगा। तो फिर ये भी देखें कि जो कंपनीज डी मर्ज हुई हैं, डी मर्ज का मतलब अलग हो जाती हैं, तो देखें जब शादियां होती हैं तो तलाकें भी तो होती हैं। यूं ही पाकिस्तान में यही बेसिस चलती है, शादियां हुई तो मर्जर हो गए, तलाकें हुई तो डी मर्जर। इस वजह से पाकिस्तान में ये जो मर्जर एक्विजिशन फिनोमेना इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट दुनिया में ये नॉर्मल स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन के तौर पर लिया जाता है, हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि क्यों मर्जर एंड एक्विजिशन एज ए स्ट्रेटेजिक रीजन के तौर पे लिया जाता है। देखें, अब आप बेशक मर्ज करें, बेशक एक्वायर करें, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको आप अपने माइंड में कंसीडर करते हैं। वो क्या है? नंबर, देखिए, ये जो कंपनीज बिजनेस कर रही होती है ना, इनकी कस्टमर बेस भी होती है पहले से, इनकी प्रोडक्ट बेस भी होती है, इनकी गुडविल भी होती है। अब बेशक लॉस में जा रही है, जो मर्जी है, इनको नो हाउ होती है, इनके पास कहीं ना कोई जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो भी एग्जिस्ट करती है। तो ये बिजनेसेस के लिए अट्रैक्टिव होता है कि वो न्यू फैसिलिटी जनरेट करने से बेहतर ये है कि एग्जिस्टिंग को परचेज कर रहे हैं। वही जो एफर्ट आपने न्यू के लिए करनी है, वो एग्जिस्टिंग के ऊपर कर रहे हैं। ये बेनिफिशियल होता है ना ज्यादा, इसमें फिर वो जो कैपिटल कॉस्ट होती है आपकी, वो कम हो जाती है। ये रीजन। फिर एक और स्ट्रेटेजिक रीजन जिसको अचीव करने के लिए मर्जर या एक्विजिशन किया जाता है, उसको बोलते हैं सिनर्जी। ये सिनर्जी को ना हम बिजनेस या फाइनेंस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन से। वो क्या है, 2+2 = 5 होते हैं, 4। यानी कि कंबाइन एफर्ट जो होती है, आप रिसोर्सिस को कंबाइन कर दें या ये, वो आपको ज्यादा एडवांटेज देता है। तो एक तो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ये हो गया, एक आपको बता दिया वो म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब अगर फैमिली ओन बिजनेसेस हैं या ये, तो वो शादियां वगैरह यही है। फिर कोर कॉम्पिटेंसी को एक्वायर करने के लिए, अब उसमें से उस कंपनी की हो सकती है मैनेजमेंट स्किल्स हाई हो, उस कंपनी के पास मार्केटिंग स्किल हो, उस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत एफिशिएंट हो। अच्छा, पाकिस्तान में ना एक और बेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये भी होती है, जब आपको नजर आना शुरू होता है ना पाकिस्तान में कि कोई न्यू कंपेटिटर आने लगे, बाहर दुनिया में ऐसा नहीं, क्योंकि वो कंपनीज या तो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रेंथन होती हैं, या ये हमारे यहाँ ना, वो जो पोर्टर की 5 फोर्सेस में से एक फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो वो ये पाकिस्तान में जितने बैंकिंग सेक्टर में मर्जर हुए या बाकी सारा कुछ हुआ है, ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की वजह से हुआ है। पाकिस्तान में भी टेलीकॉम सेक्टर को ये थ्रेट है किसी न किसी बेसिस पे कि किसी दिन वोडाफोन ना आ जाए पाकिस्तान। ये जितने दराज हो गए या बाकी सारे, इनको भी डर है
कि अमेजोन ना आ जाए पाकिस्तान। बाकी आईटी कंपनीज को भी ये डर है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान से कंडक्ट करने में शुरू कर दें। ये जो भी कुछ दिन पहले बिल गेट्स आया था पाकिस्तान, क्यों आया था, क्या था? आपको पता है ना कि इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस है, पाकिस्तान में नहीं। और भी ये हमारे आसपास जितने आजू बाजू कंट्रीज हैं इनमें नहीं। बट मसला ये है, वो करेंगे भी नहीं होता। हमारे यहाँ आईटी का वो लेवल है भी नहीं जो इंडिया में। गो कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्टर हैं। जब कोई न्यू ब्रांड आता है, कोई नई आती है, तो सबसे पहले हम ऑफ करते हैं, बट वी आर नॉट टेक्नोलॉजी लवर। आज भी हम प्लास्टिक मनी के जमाने में घर में लाखों रुपया कैरी करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर के लिए। जो तो भाई उस टाइम पे क्या एटीएम बंद हो जाते हैं जब आपको जरूरत होती है, या कुछ भी ऐसा वैसा। डाके भी तो फिर इसीलिए घरों में पड़ते हैं ना। तो हमारे यहाँ मार्केट साइड की कुछ और है, दुनिया में कुछ और है। अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। मेरे टीचर थे इकोनॉमिक एनालिसिस के ना एमफिल में। वो एक बात कहते होते थे, वो कहते थे कि वो इंसान बेवकूफ़ होता है जो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस और बिजनेस एप्लीकेशंस को पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ने या पढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि जो दुनिया में होता है वो पाकिस्तान में नहीं होता, जो पाकिस्तान में होता है वो दुनिया में। लेकिन अब आपके यहाँ जो लेडीज सेल के पीछे पागल होती हैं, दुनिया में तो नहीं। आपको हर हफ्ते सेल लगा के चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, वहाँ नहीं बेचनी। यहाँ पे शादियों की बेसिस तो मोस्टली मतलब होते हैं, दुनिया में नहीं होते। तो ये समझने के लिए आपको क्रॉस द बॉर्डर जाना पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनीज की एग्जाम्पल पढ़नी और सीखनी पड़ती है। अच्छा, इसको ना हम मर्जर एक्विजिशन को एक और नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको बोला जाता है बिजनेस कम्बिनेशन। तो ये बिजनेस कम्बिनेशन स्ट्रेटेजी होती है कि कंपनी आया मर्जर इट आउट करती है या एक्विजिशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि एक्विजिशन में तो एसेट वगैरह उन्होंने सारा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया, उस कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, जो उधर तो बात खत्म हो। अच्छा, मुझे मर्जर में बताएं, कोई बंदा ये मुझे बताए कि कंपनी ए और बी में मर्जर हो गया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू शेयरिंग, बाकी सारा कुछ ये किस बेसिस के ऊपर होगा? किसकी सुनी जाएगी? बोर्ड पे किसके ज्यादा बंदे बैठेंगे? क्या होगा? कोई बता सकता है? वैसे ना इतना सुनने के बाद कोई आइडिया? कोई बताना चाहे? सारे सोए में सुन बुक में हो गया। देखिए, जो कंपनी इसमें से ज्यादा तगड़ी होगी ना, जिसका मार्केट शेयर ज्यादा होगा, नंबर वन, उसकी सबसे ज्यादा सुनी चाहिए। आपको लगता है ये वारिद और मोबलिंग के केस में तो वारिद का कुछ सुना जाता होगा या क्या होगा? मोबलिंग पाकिस्तान की नंबर वन कंपनी जिसके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर। स्ट्रॉन्ग कौन सी पार्टी है? मोबलिंग। तो ये पक्की बात है, मोबलिंग की ज्यादा सुनी जाती है। फिर जारी बात है, इसके बाद जो मार्केट शेयर है, बाकी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको असेस करने के बाद जो कंबाइन ऑपरेशंस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता होगा ये, वो उसके अकॉर्डिंगली ही होता होगा। जो जितना स्ट्रॉन्ग है उसके हिस्से उतना ज़्यादा आता होगा, रेवेन्यू का शेयर जो जितना कम है उसके उतना होगा।
कभी भी ये एक जितना नहीं हो सकता, ये बात याद है। यूं ही बोर्ड पे सबसे ज्यादा मेंबर बैठे होंगे, पक्की बात है मोबलिंग। अब कहता है मर्जर की क्या टाइप्स। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर टेक प्लेस होता है सेम इंडस्ट्री में, मतलब बैंकिंग है तो बैंकिंग, आप अपने कंपेटिटर को परचेज कर। ये तो बिल्कुल सिंपल है। क्यों? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज गेन करने के लिए, मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है। न्यू इंटरेंट के थ्रेट को खत्म करने के लिए, या एक और भी रीजन होता है। बाहर सेक्टर में ना मर्जर होते हैं, वो इस वजह से जानबूझ के किए जाते हैं। अच्छा, ये आपको मजे की बात तो यहाँ पे कि वो मर्जर के लिए क्यों करते हैं क्वेश्चन, जो बड़ी कंपनी होती है छोटियों को अपने संबंध, ताकि मार्केट में से कंपटीशन को जल्दी दूर कर। ये रीजन इसके भी। फिर ये जो बैंक में हुए, जैसे एमसीबी एनआईबी का आपको बताया, जैसे मोबलिंग और वारिस का टेलीकॉम में बताया, सेम। अच्छा, अब वर्टिकल में क्या? वर्टिकल मर्जर बेसिकली होता था सेम इंडस्ट्री में, बट आप उस सेक्टर में डिफरेंट पोजीशंस पे आते हैं। लाइक एक जो प्रोडक्शन साइकिल होता है, ये आप या तो किसी कंपनी के रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होते हैं, जो अभी हम ऊपर बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन देखते हैं, ये वही। या तो कंपनी ने अपने सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया, या जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे आगे उनको परचेज कर लिया। मार्केटिंग चैनल, सॉरी मार्केटिंग चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसको परचेज कर लिया। तो ये भी होता है। उसके बाद कॉन्ग्रेनिक मर्जर में, कॉन्ग्रेनिक मर्जर में बेसिकली क्या होता है कि ये मर्जर वहां पे टेक प्लेस होगा कि ये किसी ना किसी हद तक इनकी बिजनेस लाइन सेम होंगी, बट आप अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड करने के लिए या टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेने के लिए कंपनीज को क्या कर देते हैं, आपस में मर्ज कर, मतलब अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करने के लिए। ये होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो कि किचन इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, उसने किसी रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को परचेज करना है, ताकि उनकी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड हो जाए। जिस तरह सीमेंट में आप ग्रे सीमेंट ऑफर करते हैं, आपने वाइट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी को परचेज करना, मतलब इनके डेली ऑपरेशन तकरीबन एक ही जैसे। तो ये, फिर इनमें कस्टमर भी सेम होते हैं। अब जारी बात है, जिसने बंदे ने टाइल्स लेनी है किचन के लिए, बाकी चूल्हा वगैरह या बाकी सारी चीजें लेनी है, उसी ने रेफ्रिजरेटर भी परचेज करना होगा ना। फिर नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ये कौन सा है? बिल्कुल अनरिलेटेड है।
दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब है ये डिफरेंट सेक्टर्स में, सेम इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। ये होगा। पूछे नहीं मर्जर से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन, मर्जर एक्विजिशन से रेलेवेंट। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ। ठीक, चलते हैं। अच्छा, वैसे किसी को पता है ये फीफा के पेपर कब हो रहे हैं? ये जो अभी आजकल मेरे ख्याल से पेपर होने वाले थे ना, हो रहे हैं या हो गए? किसी को पता हो? हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमने भी ये जो कोर्स है ना, वो मैं आज वो भी देखना चाह रहा था 1 अप्रैल में, फिर वो ठीक है, चलो। अब आगे चलते हैं। एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या चीज है? पहले तो ये बात समझे ना, स्ट्रेटेजिक अलायंस करती है जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो सेम। अच्छा, इसमें एक्विजिशन नहीं होगा, इसमें मर्जर भी नहीं होगा, इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं। एक बात याद रखें, तब इसको अलग पढ़ाया जा रहा है, ये एक अलग से वो चीज। हम ये कह ही नहीं सकते कि या तो ये एक्विजिशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, या मर्जर की फॉर्म में, या डाइवर्सिफिकेशन की फॉर्म में। नो। आप में से किसी स्टूडेंट को याद हो, नोकिया को मार्केट में सबसे पहला कंपटीशन किसका मिला पाकिस्तान में, फिर वो नोकिया खत्म होता गया था? किसी बंदे को याद हो? सैमसंग उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था भाई। किसी को याद हो कौन से ऐसे टॉप के मोबाइल्स आए थे कि हर बंदा वो परचेज करता था, देन जो है नोकिया उससे पीछे चल, या एरिक्सन नहीं था, सिंपल सोनी एरिक्सन के नाम से है। वो जिनके बड़े बड़े स्पीकर्स भी होते थे, उसके बाद वो बड़ा मशहूर हो गया, तो वो सोनी एरिक्सन ने स्ट्रेटेजिक रीजन थी, अब सोनी अलग थी, एरिक्सन अलग थी, उन्होंने किया था। यस, दोनों के स्ट्रेटेजिक एम्स हैं। ठीक है, वो माइंड में रखें, क्योंकि अब जब आपको एग्जाम्पल माइंड में होगी तो फिर आपको वो बात समझने में आगे फर्दर आसानी हो। तो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का मतलब है तब करेंगी कंपनीज जब उनके स्ट्रेटेजिक एम्स हैं। दोनों कंपनीज उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर सर्व भी कर रही होंगी, कस्टमर बेस भी तकरीबन सेम होगी, या दोनों कंपनीज की कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम कस्टमर यूज भी करता होगा। एक बात याद रखें, तो ये फिर वहां पे जाके ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। बस यहाँ पे डेफिनेशन बेसिस में ये याद रखें कि स्ट्रेटेजिक अलायंस तब होगा जब दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेम हो जाए और वो इंडिविजुअल बेसिस पे वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में फेल हो, तो इसकी वजह से वो अलायंस करेंगे दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस ताकि उस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। यहाँ पे अब हम बारी बारी से बताएंगे। पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या, ऑर्गेनाइजेशनल क्या है। एक कंपनी जिसके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स ना हो उस सेक्टर, तो वहां पे उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो अपनी करंट स्किल, अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सोनी
नेटवर्क इक्विपमेंट वगैरह ये नहीं प्रोवाइड करता, एरिक्सन करता था एक चीज, टावर्स और बाकी सारी चीजें। सेलुलर फोन दोनों के थे, बट एरिक्सन टीवी ऑफर नहीं करता था, लाइक सोनी करता था। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स कंबाइन थी, कुछ बिल्कुल अलग थी। अब सोनी भी सक्सेसफुल, एरिक्सन भी सक्सेसफुल, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, अपनी अपनी सप्लाई चेन के हिसाब से, अपने अपने कन्वर्जन प्रोसेस के हिसाब से। बट क्या था, उन्होंने कहा अब यहाँ पे कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक जिस बड़े पैमाने पे जाके आप वो चीज करना चाह रहे हैं, मे बी आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है। फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने कभी सोचा नहीं था कि नोकिया का ये हाल हो पाकिस्तान, बट वो क्यों हुआ, इन दोनों के स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से। तो आप ये समझना चाहते हैं कि अगर किसी एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आपको वो सीखने का मिलता है कैसे किया उन्होंने, वो उनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसका पोटेंशियल प्रोडक्टिव, किस तरह से वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कन्वर्जन के प्रोसेस में, बाकी सारा कुछ। फिर साइनर्जी का इम्पैक्ट गेन करने के लिए कि कंबाइन एफर्ट ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करें, तो हुआ भी। तो ये, अब इसको हम यहाँ पे ना स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में इसको जो वर्ड बोलते हैं, इसको बोला जाता है जॉइंट वेंचर के नाम से भी बोला जाता है, न्यू वेंचर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये लेजिटिमेट सोर्स है, हम ये इसको इलीगल नहीं कह सकते, कंबाइन हो गए, लीगल है। इसी तरह अब मसला ये होता है, हमें चीजों का शायद पता होता है पर उसकी बेसिस का नहीं पता होता। अब वो कंबाइन हुए सोनी रिक्शन, आप में से शायद कई लोगों को ये पता ही नहीं हुआ क्या था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको किसी ने आया, एक बंदा टीवी पे आके बताया, उसने अजीब से इंसान ने कि भाई ऑफशोर कंपनियां, इनकी ऑफशोर कंपनी है, ये हो गया वो हो गया। अब वो आपको नहीं पता कि ऑफशोर कंपनी क्या है। सबसे बड़ा एक मसला ये है, अगर ऑफशोर कंपनी गलत है या ये है, तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर कंपनी कौन सी? फिर ये जो आपको आईफोन नजर आता है, तो ये भी इलीगल हुआ ना। क्या लिखा होता है उसके पीछे? डिजाइन इन कैलिफोर्निया एंड मैन्युफैक्चर इन चाइना। अब क्या होता है, आप अपना कोई भी एक ऑपरेशन आउटसाइड दी कंट्री ऑपरेट कर ऑफशोर, बट आपको किसी ने कह दिया ये गलत है, आपको नहीं पता क्या है बात है। तो ये न्यू वेंचर, यहाँ तो उसको क्यों कहना पड़ गया, ये लेजिटिमेट है। बाज का लोगों को, ये पढ़ने वालों को ये फील हो कि सर ये क्या हो गया कि एक कंपनी को खत्म करने के लिए दो कंपनियां एक साथ हो गई, ये तो जैसे वो इज्जतना का कोई मसला बना लिया या लड़ाई होगी। नो, इलीगल। उसके बाद क्या कहता है, इकोनॉमिक एडवांटेज क्या, कॉस्ट रिड्यूस हो एक। अब यहाँ पे ये भी रीजन होती है कंबाइन करने की, बिजनेसेस को अलायंस करने की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज आपने लेना है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होती है। अगर एक इंडस्ट्री की सेल, सॉरी एक कंपनी की सेल डिक्लाइन हो रही है किसी ना किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से होती है, तो उसको सपोर्ट भी मिलती है। शायद उस टाइम के ऊपर सोनी या एरिक्सन में से किसी एक कंपनी के कोई ना कोई
सेलिंग में डिक्लाइन आ रहा होगा। उस टाइम पे सोनी के मोबाइल वैसे इतने पॉपुलर नहीं थे, ये भी सच है। बट इस जॉइंट वेंचर ने या बिजनेस वेंचर ने दोनों कंपनीज को ही एज दिया आगे जाने। उसमें से सोनी तो कर गई कॉप, बट एरिक्सन नहीं कर पाई जब अलग हुई। कुछ अर्सा वो चलते रहे, बट उसके बाद फिर से वो, अब आपको एरिक्सन का कहाँ पे मोबाइल नजर आता है? अब तो वो बेसिकली नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी के तौर पे ही, उसके नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग कंपनी के तौर पे रह गए। तो ये होता भी है, बट उस टाइम के ऊपर उनकी स्ट्रेटेजिक नीड्स दोनों कंपनीज की सेम। तो ये होता है कि कोई कंपनी इसमें से किसी मैनर के अंदर स्पेशलाइज्ड होगी तो वो पोस्ट स्पेशलाइजेशन अचीव करने में हेल्प देती है। तो एक कंपनी के पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है तो दूसरी कंपनी उस फैसिलिटी को इनहेंस करती है, ये भी रीजन। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। अब ये तो कॉमन सेंस है, जब हमने ऊपर स्टार्ट पढ़ा ही यहाँ से है कि बेसिकली वो दोनों के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव या एम सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये आप देखें उस सेक्टर में दोनों राइवल्स थे, बट आप देखें दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब है इन दोनों कंपनी ने अपना तो कंपटीशन खत्म कर दिया, बट अपना एग्जिस्टिंग कंपटीशन दूसरे के अगेंस्ट लॉन्च कर दिया। अच्छा, इसमें अब ये एक चीज याद रखें स्ट्रेटेजिक रीजन में, अगर हम बात करें ये ही नहीं है कि वो सेम लेवल की कंपनीज ही आपस में कंबाइन हो स्ट्रेटेजिकल है, नहीं, ये बात का सप्लायर और मैन्युफैक्चरर भी कर लेते हैं मार्केट में से कंपटीशन खत्म करना। हुआ भी है दुनिया में, कई बड़ी कंपनीज ने ऐसा किया कि उन्होंने बिजनेस में अपनी इंडस्ट्री में कम्बिनेशन, वो जो कंपटीशन होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए अपना सप्लायर ही साथ मिला लिया, ताकि वो किसी और कंपनी को रॉ मटेरियल ही सप्लाई ना कर सके कई जगहों पे। अब आपको मैं इसमें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर पीटीसीएल का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है, या उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस किसके साथ है? हर किसी को पता है, हवावे के साथ इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बट अब फर्क क्या है, एयरटेल भी उन्हीं से इक्विपमेंट परचेज करता है, बट क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में होने की वजह वो क्या करते हैं, वो उन्हीं से परचेज करते हैं, बट उसके ऊपर अपना मोनोग्राम और वो सारा कुछ अपना डालते हैं। ये फर्क है। वो ये कंसीडर ही नहीं करते प्राइवेट सेक्टर में बैठ के कि हम हवावे को अपना कंपेटिटर बनाएंगे। वो कंपटीशन खत्म करते जा रहे हैं इस चीज में। अब देखें, ये बड़ी बात होती है कि इक्विपमेंट परचेज करके अपना मोनोग्राम उसके ऊपर लगाना। आप देखें वो किस कॉस्ट पे उनसे परचेज कर रहे होंगे, हवावे किस तरह से मना होगा, ये है। जबकि आप देखें वो जो आपको राउटर्स मिलते हैं बाकी सारा कुछ, ये ओपन मार्केट में हवावे के ओपनली मिलते हैं, बट उन्होंने एक वो अलग से कर दिया कि वो भी इक्विपमेंट उनके नियरटेल के नाम से। बाहर आपको नहीं नजर आएगा, बट आप वो डिवाइस ओपन करेंगे अंदर हवावे लिखा रहता है। ये कंपनी का स्ट्रेटेजी है, वो समझते नहीं है हमारा कंपेटिटर। उन्होंने कहा जी हमारा सप्लायर है जो कि हमें वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है अंडर द बैनर ऑफ निया टेन। अलग अलग रीजन। फिर मजे की बात, उस इक्विपमेंट के ऊपर नया टेल की वारंटी है, गारंटी है। बट पीटीसीएल वाले हैं वो लगाए, वो कहते हैं जितनी हमें हवावे वाले देते हैं हम आपको उतनी ही देंगे। ये फर्क है, स्ट्रेटेजी गेम अलग।
आगे चलते, नेक्स्ट आपके पास क्या है, पॉलिटिकल। इसने कई बिजनेस के बोल भी, मूवीज भी देखी हैं आपने इस कंसेप्ट। ये लोकल फॉरेन कंपनीज कोलैबोरेशन जो होती है, क्यों चाइना आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, क्यों गवादर में, आपके सामने हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर आप फॉरेन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो कई ऐसे रीजन होते हैं। आज की डेट में पाकिस्तानी कई ऐसे ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो कि चाहती हैं कि हम इंडियन इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके तो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स ऑफर करें। बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, आपकी फॉरेन पॉलिसी और ये चीजें आप नहीं कर सकते। जबकि ये जो जितने भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, आज की डेट में याद रखें, इसको इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि आपकी सारी प्रॉब्लम, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ और सिर्फ ट्रेड है, याद रखें। तो इसमें भी वो क्या होता है, यही होता है। अब मजे की बात है, देखें दुनिया का मोस्टली पोर्शन जो है ना, ये रेबीज की वैक्सीन, ये जो डॉग वगैरह कार्ड लेते हैं उसकी वैक्सीन, उसका मोस्टली पोर्शन जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। अब वो जाके आप परचेज करके लाते हैं इटली से। अब वहां से देखें, परचेज करके लाने में जो मेडिकल इक्विपमेंट जो आप इंडियन परचेज करते हैं, वो आप परचेज करके लाते हैं इटली से या कहाँ कहाँ से, दुबई से नहीं परचेज करने देता इंडिया। तो वो पहले आप लाएंगे, दुबई लाएंगे, फिर यहाँ से वहां से यहाँ लाएंगे, देखें वो टैरिफ और वो चाहते, अगर यही साथ इंडिया से हो रहा होता, सोचें कहाँ पे। यार आप ये सोचें कि फोर्ड की गाड़ी, फोर्ड इंस्पायर इंडिया में 4,55,000, वहां पे कई एसओवीज हैं जो आप देखें आउटस्टैंडिंग उनकी कंपनी, 7.5 लाख रुपए की। ये किया ने स्पोर्टिज का एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि 12.5 लाख रुपए की किया स्पोर्टिज, फुल ऑप्शन के साथ। तो अगर वही गाड़ी जो आप वहां से ला रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये अगर आप यहाँ से परचेज कर लें, हाँ बिल्कुल सही है। फिर हम कहते हैं कि इस बेसिस पे कि हम लड़ाई, और भाई देखें एक बात सुने, ये जो पॉलिटिकल बेसिस होती है ना बिजनेस की, ये बड़ी अलग अलग होती है। आप ये खम्मा उठा के फिर हुबुल वतनी पेट्रियोटिज्म एक साइड पे अलग है, तो कुछ चीजें आज की बेसिस पे रियलिटी है, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। बिजनेसेस तो ये, अब आप बिजनेसमैन हो, आपको तो जहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, आपकी चीज मिल रही है सस्ती, आप तो वहां से परचेज करेंगे ना। जब से ये हुआ है और इन्होंने ट्रेड, इस गवर्नमेंट ने बैन की उनके साथ, ये आप अपनी पूरी मार्केट की देख रहे हैं, आपकी प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आ सक रही। ये पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी एक रीजन भी है कि कुछ चीजें जो हम वहां से आती थी, ट्रेड होती थी, वो बंद हुई। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं, एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री, ये अब यही स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हुए थे तो टेलीनॉर पाकिस्तान में है, यही स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हुए थे तो वारिद पाकिस्तान में थी, मुशर्रफ लेके आए थे। तो यही हुआ था तो फातिमा फर्टिलाइजर लगा था, एंग्रो की कैपेसिटी इंक्रीज हुई थी, उन्होंने और इन्वेस्टमेंट की थी। ये क्या है, ये इसी बेसिस पे होता है।
ये जो आप जाते हैं देखते हैं एक ये दूसरे के वो वहां बैठे होते हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, ये इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में, ये सारा कुछ, ये क्या है? ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। बट आप अपने नेबर कंट्री को अगर ये समझते रहेंगे तो वो फिर ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। यही हो, ट्रेड ओपन हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स का हल 2 दिन, सिंपल। फिर हम कहते हैं इस बेसिस पर 23 मार्च आएगा फिर हम गर्म होंगे, फिर देन कहीं मैच आएगा तो हम गर्म होंगे। तो हमारी साइकी तो यही, और वो किसने की है? लोगों ने नहीं की है, यही करते हैं जिनके मोटिव्स हैं। दुनिया की हर टॉप यूनिवर्सिटीज में पर्टिकुलर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इंडियंस, एमआईटी, हार्वर्ड, सब में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सबके हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंडियंस। आपके यहाँ जितनी भी क्वालिफिकेशंस की बुक्स हैं फिजिक्स से, सारी इंडियन ऑथर्स की पढ़ाई जाती है, स्टैटिस्टिक्स होगी, ला तक। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिस्क होता है नंबर 1। ये जो आपने शेयरिंग की, रिसोर्स शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, बाकी सारे, अब कुछ कंपनीज उसका एडवांटेज ले जाती हैं, कुछ अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज दूसरी कंपनी के हवाले कर देती हैं। बिजनेस के जो सीक्रेट्स होते हैं, बाकी सारा कुछ, आप प्रोडक्शन मेथडोलॉजीज उनको पता चल जाती है। अब सोनी ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, या सीखा होगा। ये कहते हैं कि जो एरिक्सन के टॉप के मैनेजरियल एम्प्लॉयज थे ना, वो सारे सोनी ने किया, ये हुआ था। यही होता है। पोल्का के केस में जब वॉल्स ने उसको परचेज किया था तो बड़ी ह्यूज ब्राइब्स दी थी वॉल्स ने, पोल्का के जो टॉप मैनेजिंग स्टाफ था उसको, और उनको आगे जॉब श्योरिटी भी दी थी, और यही हुआ। फिर होता ये भी है, लेटर ऑन ओमर बनी, उन्हीं ही एम्प्लॉयज ने छोड़ के फिर ओमर बना। फिर ऐसा भी होता है। फिर आगे चलते हैं, इसके अंदर ही एक अलायंसेस में एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो एक्टिविटीज का स्कोप है उसको रिड्यूस करना शुरू कर, मतलब उसको ये चीज नजर आएगी कहीं पे कोई प्रॉब्लम उसके ऑपरेशंस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें से जो कंपनी जरा स्ट्रांग होती है ना, वो तो पहले क्या करती हैं, इन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करती है, इसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। अच्छा, अब होगा क्या? इसके लिए वो यूज करती है रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज। रिट्रेचमेंट में होगा क्या, जरा सुनो। उस दिन हम बात कर रहे थे, अगर आपको लगता है ना आपकी एक प्रोडक्ट आपको लॉस दे रही है, या उसकी वजह से बाकी प्रोडक्ट की सेल असरअंदाज हो रही है, कंपनी डिसीजन सबसे पहले क्या लेगी? क्या इसमें कोई पहले देखें प्रॉब्लम है, अगर है तो वो क्या रिजॉल्व हो सकता है? अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है फिर वो क्या करते हैं, उसको शट डाउन, खत्म। जो ही डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आपका सही नहीं रन कर रहा है, या ये शट डाउन, बात खत्म। या इम्प्रूव करें तो या खत्म करें, लिक्विडेट करें। बट पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज तो करें।
कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, उसका नेचर की वजह से हम इसको डील कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है जब बॉस ने सुबह उठा कर बंद करो, नहीं, गोइंग कंसर्न है कंपनी। अब टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में क्या है, वो कहते हैं रिट्रेंचमेंट बेसिकली इंटरनली भी डील की जाती है, एक्सटर्नली भी। इंटरनल के लिए ये है बेसिकली आप इंप्रूव करते हैं अपनी इंटरनल एफिशिएंसी को, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने देखा, अगर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको नजर आ रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की रीजन की वजह से आपकी सेल नहीं हो पा रही उस प्रोडक्ट की, या कुछ भी ऐसा वैसा, तो आप इम्प्रूव कर। अब कहते हैं ये आपको कहाँ से पता लगेगा टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आपने यूज करना है? इसके सिग्नल कहाँ से मिलेंगे? नंबर वन, कैश फ्लो से। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अनकम्पेटिटिव हो, आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा, फिजिकल फैसिलिटीज डिट्रॉइट हो रही, ओवर स्टाफिंग हो, या हाई स्टाफ टर्नओवर हो, छोड़ के ज्यादा जा रहा है। उसके बाद आप बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयज में मोटिवेशन का लेवल या उनका मोरल कम हो रहा हो, मिसमैनेजमेंट की हो, तो ये वो सिग्नल होते हैं कि भाई अब देखें, और अब टर्न आउट स्ट्रेटजी अडॉप्ट। अब एक्शन प्लान क्या होगा टर्न आउट स्ट्रेटजी के लिए? कुछ स्टेजेस हैं, कहते हैं ये फॉलो की जाती है, जिसके थ्रू ये जो जितने प्रॉब्लम्स जो कि आपको नजर आ रहे होते हैं, इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेज वन में क्या होता है, आप असेस करेंगे करंट प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करना, उसके रूट काज ढूंढना, किन किन एरियाज को वो हिट कर रहे हैं, इमीडिएट इश्यूज क्या हैं इसमें से, मतलब आप प्रायोरिटीज भी करेंगे ना, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसको फोकस करना है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो इसको बोलते हैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटीज इस्टेब्लिश करना। स्टेज टू में आप क्या करते हैं कि ये जो आपने असेस कर लिया, अब इसकी बेसिस पे आपने एनालाइज करने के बाद सिचुएशन को एक स्ट्रेटेजिक प्लान सेट करना है। अब स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या होगा, बेसिकली आप डिटरमाइन करेंगे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज को, कि नंबर वन, पहले आप सर्वाइवल की तरफ किस तरह से जाएं, आपके कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होने चाहिए, अगर फाइनेंसिंग की ज़रूरत है या कुछ भी ऐसा वैसा वो, फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करेंगे, आपकी कंपेटिटिव पोजीशन क्या है, फिर क्या वजह है कि आप मार्केट के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। जैसे किसी एक ने स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन किया था, पीछे वो आया था, उसने बताया था ना कि गोल्स काज करते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक रीजन ये भी होता है, आप जो गोल सेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना कंपनी में, जो फॉर्मल गोल सेटिंग सिस्टम हर कंपनी अडॉप्ट करती है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। कंपनीज का जो मेन फोकस होता है ना, वो एग्जिस्टिंग गोल्स के ऊपर है। और कंपनीज जब फॉर्मल गोल सेटिंग सिस्टम यूज करती हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके गोल्स इनकम्पैटिबल हो, तो उस केस में कंपनी की कोशिश ये होती है वो चेंज ना करे, वो एग्जिस्टिंग गोल्स के साथ जाए। तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि मार्केट के अंदर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से गोल्स आपकी इनफ्लेक्सिबिलिटी को क्रॉस करते हैं। और होना तो ये चाहिए कि जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होती है, हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी स्टेबल नहीं होती, तो बिजनेस इन्वायरमेंट जब चेंज होती है, तो आपको तो उसके साथ जाना चाहिए ना, आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल हो कि आप बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से आप फ्लेक्सिबली अपने गोल को भी मॉडिफाई करें। अच्छा, यहाँ पे ना एक मसला ये होता है कि इतने बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, ये फेल होते हैं,
क्योंकि इनको ये डिफरेंस नहीं पता होता कि गोल और ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या होता है। असल में वो चेंज ऑब्जेक्टिव को करना चाह रहे होते हैं, हिट गोल हो जाता है। गोल को करना चाह रहे होते हैं तो पता लगता है ऑब्जेक्टिव छिड़ गया। अब वहां पे क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे होते कि गोल क्या ऑब्जेक्टिव। जब गोल तो जर्नल ओवरऑल एम है बिजनेस का, प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो जनरल ओवरऑल एम है हर बिजनेस का। ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है। अब ऑब्जेक्टिव के स्पेसिफिक होने की वजह से मसला ये है, आपसे वो तो चाह रहे हैं कि प्रॉफिट हो, बट कैसे? अब ये ऑब्जेक्टिव आपने सेट करना है कैसे? सेल्स इंक्रीज करके, प्राइस को लो करके, कॉस्ट को मिनिमाइज करके, ऑब्जेक्टिव्स ये हैं भाई। मसला यहाँ पे ये है। और हम क्या करते हैं कि मसला वहां से स्टार्ट होता है जब हम मिसमैच करना शुरू कर दें ऑब्जेक्टिव और गोल्स। जबकि ये कॉमन सेंस है कि ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव होते हैं गोल्स में से। दुनिया के जितने टॉप के बड़े 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 मैनेजर्स हैं, ये आप उनसे पूछने फेल हो जाए बताते हैं। यही यहाँ पे होता है। तो बेसिकली आपने स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करना होता है, क्योंकि आपके जो स्पेसिफिक गोल्स हैं और जो आपके फंक्शनल एरियाज उनको सपोर्ट करना। फंक्शनल एरिया मतलब हर डिपार्टमेंट ही फंक्शनल एरिया ना भाई। तो उसके लिए हर के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। मैं जो एचआर के लिए है वो मैं मार्केटिंग वालों पे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? जो मार्केटिंग वाले हैं, अब जरूरी नहीं है प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्ट फेल हो रही है, वो ड्यू टू इनएफिशिएंट सेल टीम की वजह से भी हो सकती है, वो ड्यू टू पुअर मार्केटिंग की वजह से भी होती है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये ना 7 अप बड़ी इफेक्ट हुई ड्यू टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से। उन दिनों में ना पेप्सी ने अपना मार्केटिंग मैनेजर चेंज किया था। और हुआ क्या, उसने ना एक कंपेन चलाई। उन दिनों ऐड चलता था 7 अप का ना, जिसको हम बोलते थे ठंड प्रोग्राम। अच्छा, कुदरती ये जो कंपेन मार्केटिंग की स्टार्ट हुई थी ना 7 अप, और ये ऐड जब स्टार्ट हुआ, ये रमजान से 1.5 वीक पहले की बात। अच्छा, अब आप या देख लें कि पूरे साल में ये जो बेवरेजेस की प्राइसेस हैं ये कब कम होती हैं। एक, फिर जिन लोगों के बिजनेसेस हैं या उनका कोई जानने वाला ये शॉप या ये जहाँ पे वो पेप्सी या कोक परचेज करते हैं उनको एक आइडिया होगा। सबसे ज्यादा बेवरेज कंपनी वाले ऑफर भी जो देते हैं ना ये सेलर्स को, ये रमजान में। अब हुआ क्या कि एक तो ये ऐड चलना शुरू हुआ, साथ ही रमजान आ गया। फिर रमजान में आपको अब 2-3 यहाँ पे बिजनेस की बताता हूँ। तो हुआ क्या कि पेप्सी ने प्राइस कम कर दिया रमजान। कोक भी कम करता है, मजबूरी है, दोनों को कंपटीशन 10-10 रुपए इनको प्राइस कम करनी पड़ती है मोस्टली। तो वो हुआ क्या कि जब वहां से भी प्राइस कम होगी, ऑफर भी है, हुआ क्या कि पंजाब में तो ये हम ठंड किसको बोलते हैं? जो चीज रूल खुल गई और ठंड दफा करो, एवी फजूल। ये इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा 7 अप की मार्केटिंग कंपनी, इस रेस का ठंड पड़ो। अच्छा, प्राइस कम करनी थी। मैं अब आपको मजे की बात करता हूँ। पेप्सी हमेशा गो के पाकिस्तान में पेप्सी की सेल ज्यादा है कोक से। दुनिया भर में कोक की ज्यादा, पाकिस्तान में पेप्सी की ज्यादा। रीजन भी बताता हूँ, स्ट्रेटेजिक रीजन। हुआ क्या कि वहां से उसकी सेल डिक्लाइन होनी शुरू हुई। इन्होंने प्राइस कम की ना, तो आपको मैं बात बताता हूँ, जब ये कंपेन चालू थी इसमें इन्होंने एक काम किया। जो पेप्सी में से वो
पर्टिकुलर हम जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, है तो टेक्निकल है, लोकल लैंग्वेज, तो यार बोतल में गैस नहीं है, स्ट्रांग नहीं रही बोतल है, तो वो अब कंपटीशन करना था कहीं ना कहीं से, प्राइस कम करने का वो जो एलिमेंट था उसको कवर तो करना था, वो किया। अब वो हुआ क्या कि सबसे पहले उन्होंने वो जो 7 अप थी, अब वो ठंड प्रोग्राम की वजह से हुआ क्या, लोगों ने यही किया कि इसमें गैस खत्म हो रही है बस दे, इम्पैक्ट नेगेटिव हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेप्सी को 10 करोड़, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, बेसिकली पाकिस्तानियों को पेप्सी ज़्यादा क्यों पसंद है? नंबर 1, पेप्सी में स्वीटनेस का लेवल हाई होता है, हम एशियन लोगों को मीठा वैसे भी, लोग पाकिस्तानियों को तो कुछ ज़्यादा पसंद है, ये रीज़न है। और उसमें कोक में कैफीन का लेवल हाई होता है, दैट्स वाई जरा सी तसल्ली और कड़वी सी ये होती हैं चीज़ें फंक्शनल, जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। और उसके मार्केटिंग में उसको फेल कर, एक पर्टिकुलर कस्टमर के माइंड में परसेप्शन डेवलप करते हैं। स्टेज 3 में आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम एक चीज बोलते हैं, वो कहता है आप इम्प्लीमेंट करेंगे इमरजेंसी प्लान। तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली पहले एक चीज बताता हूँ, तो हम रिसर्च की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आप अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान देखते हैं, उसमें से आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं जो आपके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट को, बाकी सारी जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, फंक्शनल एम्स हैं, उनको जो चीज़ सेटिस्फाई करती है तो आप उस कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करें, यानी कि उस स्ट्रेटेजी के साथ आप चलते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी में आपको पाथवे देने होते हैं कि आप किस तरह से उस टारगेट को अचीव करते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बाद आप कंपनी के जो कह लेना वर्ड क्या था, हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर को improve। आप लोग पढ़ रहे हैं ना अकाउंटिंग फाइनेंस में, कहीं ना कहीं पढ़ा है, फिर मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? अलैक्म सर। वालेकुम सलाम, हाँ जी। सर कैपिटल स्ट्रक्चर जो टोटल कंपोनेंट्स हैं कैपिटल के इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग को कंबाइन करके एक सूटेबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है इन अकॉर्डेंस टू WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, वो अप्रोच एक है, गुड, ठीक है। बेसिकली इसकी बेसिस आती हैं वो जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते होते हैं, कि ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल की जगह बात का जनाब वो ओनर इक्विटी भी लिखा जाता है। तो वो आप पूछे ना वहाँ, वो जो टीचर पढ़ा रहा हो या ये वो जिसको फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है बट अकाउंटिंग करा रहा है ये, वो आप उसे पूछेंगे तो वो पता क्या कहेगा, वो आपको कहेगा वो यार ये कैपिटल की जगह इसको ओनर इक्विटी भी लिखा जा सकता है। तो पूछेंगे ओनर इक्विटी क्या, वो इसे कैपिटल भी कह सकते हैं। बात वहां पे वही है कि वो होता क्या था। अब ये बेसिस इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर की आपकी वहीं से स्टार्ट हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन से। अब वहां से जब बेसिस आई कि क्यों है, देखें अब आज की डेट के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रंजन जी। यहाँ पे अब ये है कि ये आपकी कंपनी के लिए डिपेंड अपॉन है, बास कंपनी अपना कैश यूज नहीं करती, मोस्टली बिजनेसेस तो दुनिया के अब डेट बेस्ड है। जब डेट बेस है तो फिर आपने वो प्रॉपर रेशियो लगानी होती है ड्यू टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से भी। ये ऐसे भी नहीं होता कि डेट स्ट्रक्चर आपने कहा जी कि करना है, ये आपने कर लिया, पता लगता है आपका प्रॉफिट इस वजह से भी लो है क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रही है। तो ये सोचना पड़ता है ना। अब जब आप ये गवर्नमेंट हुई, चेंज हुई थी, तो उस टाइम के ऊपर जब इन्हें किसी ने कहा, हाँ साहब को किसी ने बताया जी कि आप क्या करें, टाइट मोनेटरी पॉलिसी यूज कर लें। अब टाइट मोनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट वो 17% पे ले गए थे।
कि जब 17% इंटरेस्ट रेट था तो मुझे बताया ना, वो जो कंपनी बिजनेस कर रही थी या ये उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा हो गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंपनीज को ज्यादा पे करना पड़ता था। तो उन दिनों में फिर आप ये देखें ना, आपको नजर आता है, हम तो फाइनेंस के लोग हैं, एहसास करते हैं स्टॉक। उन दिनों में कंपनीज ने शेयर ज्यादा बेचे, इक्विटी फाइनेंसिंग ज्यादा हुई है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये हर चीज कंपनी के स्ट्रेटेजी गेम के साथ जुड़ी है। वो कहता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखें क्या है क्या नहीं है। फिर आप वर्किंग कैपिटल को असेस करें, कॉस्ट को रिड्यूस करें, बाकी सारा कुछ ये फिर कहता है स्टेज 4 के अंदर क्या होता है। स्टेज 4 में बेसिकली आप क्या करेंगे। भाग गया ऊपर, एक मिनट, ये, हाँ, स्टेज 4 में अब आप रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब ये रीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। ये रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली क्या है कि आपने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसको आपने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि न्यू फैसिलिटी लेके आनी है, री की बात करना है। आप देखें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, चीजों को रीस्ट्रक्चर। अब प्रोडक्ट मिक्स हम पीछे पढ़ के आए थे, मार्केटिंग 4 Ps, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मे बी प्राइस के अंदर इशू, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करे। प्राइसिंग अगर ज्यादा है तो उसको इम्प्रूव कर। डिफरेंट तरीके, ये जो फोरकास्टिंग एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं, बाकी सारी चीजें, वो इसी वजह से। तो ये बजट क्यों किया जाता है सेट, इसी वजह से एक बेंचमार्क आपको दे दिया। देन आप देखें कि जो आपकी बजटेड और एक्चुअल है उसमें कोई डिफरेंस है। अगर है तो फिर इसका मतलब है आपको चीजें सही करने की जरूरत है। ये वो रीजन होती है जिसको आप क्या करते हैं, रिकंसीडर करते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम आगे चलें तो स्टेज 5 है, वो है बेसिकली। अब कहते हैं जब आप ये रीस्ट्रक्चर कर लेंगे चीजों को, तो वहां से होगा क्या कि आपको हेल्प मिलेगी किस चीज की, अपनी नॉर्मल सिचुएशन की तरफ वापस आना। जिसकी एंड रिजल्ट क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट जो नॉर्मल सेल लेवल था वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट वापस आना शुरू होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज होना शुरू होगा, इकोनॉमिक वैल्यू इनहेंस होगी, वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा। बट मसला है ये इतनी आसानी से नहीं, ये हमने बड़ी आसानी से पढ़ तो लिया, बड़ी आसानी से बता तो दिया, ये नहीं। और इसका एट द एंड जो रिजल्ट निकलता है वो लिक्विडेशन निकलता है। अब कंपनी को वाइंड अप करते हैं, ताले लगाते हैं। अब कहते हैं यही, अब ये जो आगे आने लगा है ना, ये इसको अब लिक्विडेशन की तरफ आपको कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली। तो भाई हालात इतने खराब हैं कि अब इसके अलावा हल कोई नहीं। बिल्कुल वैसे ही हालात इतने खराब हैं, मे भी आपको ड्राइवरी करनी पड़ेगी पैसे मांगने के लिए। अच्छा, की एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में। नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपनी टॉप मैनेजमेंट करते हैं। अब देखें एक चीज तो ये माने, प्रॉब्लम यहीं से चल रही है क्योंकि इन्होंने कोई एक डिसीजन ऐसा गलत लिया होता है या कोई एक मेन ऐसी स्ट्रेटजी गलत एडॉप्ट की होती है। तो डायरेक्शन देने वाले तो ये थे। अगर ऑपरेशनल लेवल ने कहीं से मसला किया होता, इन्होंने तो रहने ही नहीं देना था। मसला यहाँ पे, तो पहले कहता है टॉप मैनेजमेंट को चेंज कर लो। नंबर 2,
इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस। मसला ये होता है कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है, ये सारी चीजें होंगी। एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल करें। अब ये प्रेशर आएगा कहाँ से? कस्टमर की तरफ से, सप्लायर की तरफ से। आइडेंटिफाई करें क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। मतलब जिनको चीजें सही करने की जरूरत है, आपको इंटेंशन देने की जरूरत है। कॉस्ट रिडक्शन पे चलिए, लॉस है। रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जा सकता है? आप देखते ही हैं कंपनीज क्या कुछ करती हैं, सेल लगाती हैं, बाकी सब। फिर कहता है आपके जो एग्जिस्टिंग कुछ एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करें, ताकि जो कैश की शॉर्टेज हुई है या ये उसकी वजह से कैश जनरेट और वो लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की इम्प्रूव हो। इंटरनल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करें। कोऑर्डिनेशन हाई होगी, हर बिजनेस यूनिट आप जब एक दूसरे की सपोर्ट करेगा तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ये भी रीजन। फिर कहता है डाइवेस्टमेंट्स स्ट्रेटजी यूज करें। कुछ लोग डाइव बोलते हैं, कुछ लोग डी बोलते हैं, डिपेंड है आपको डाइवेस्टमेंट्स बोलेंगे। लिक्विडेशन, अपने किसी मेजर डिवीजन को बेच दें या कुछ भी। क्या हुआ लड़के, थक गए हो? हमारा कुछ अच्छा चले मैं रोक। ठीक है ठीक है। अच्छा पूछे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? कोई बात क्लियर नहीं है, कोई चीज समझना चाहते हैं? कोई भी क्वेश्चन है पूछ। एक मिनट में किसी का है। क्या कह रहा है सर, ये जो फीफा वालों ने एमओयू साइन किए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से और फूड चेन से, ये भी पॉलिटिकल में यार जारी बात है। अब बैठे हुए हैं, ये ज्यादा अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये बहरहाल यही रीजंस होते हैं। जारी बात है, अपनी प्रोफेशनल बॉडी को एक नंबर वन मार्केटिंग के लिए, न्यू स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, यस ये यूनिवर्सिटीज भी करती हैं, ये उनके भी ये स्ट्रेटेजिक एम होते हैं ना कि रेवेन्यू इंक्रीज है। ये तो नॉन प्रॉफिट बॉडी है ना, इसके उस पर तो नहीं हम जा सकते। बहरहाल जो यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में या ये, वो किस वजह से इन चीज़ों के अंदर इंगेज होती हैं? नंबर ऑफ एडमिशन ज्यादा करने के लिए, या ये अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पिफा से एमओयू साइन करेगी, अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर आते हैं, वो रीजन क्या होती है कि यार वहां से जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलेगा या ये, उसको पिफा या सीए या आईसीएम में, ये जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उसमें इतनी एग्जेम्पशन मिलेगी। मार्केटिंग पर्पज है। समझ? कितने पास पेपर चाहिए? मसला ये है कि ये साल डेढ़ पहले तो ये कोर्स नहीं हुआ है। मसला ये है कि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक साल की अवेलेबल है, दो पेपर हैं, वो दे तो दूं, पर वो मैं देना नहीं चाहता। अब उसमें एक रीज़न ये है, ये जो इस्लामाबाद वाले हमारे भाई हैं, ये अगर रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर दें, मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ, तो वो ताकि जो पास पेपर इसमें मांगते होते हैं ना, वो रीज़न बेसिकली ये है कि मैं इसीलिए वो शेयर ही नहीं करता। मैं क्योंकि पहले दिन आप लोगों को कंटेंट तो बताया था, यहाँ पे अब मैं आपके सामने एक चीज़ आज शेयर कर देता तो वो काइंडली मांगा ही ना करें। पास पेपर और ये 100% मिसमैच कर रहे हैं फिलहाल तक। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों का ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे वो हो जाए, तो हम इंशाल्लाह वो करेंगे। मैं आपसे ये एक चीज़ शेयर करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ताकि आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। और हमारे क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होते, प्रोफेशनल बॉडीज में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, बाकी एजुकेशन में, वो देख रहे होते हैं हमारा सिलेबस क्या है, या ये यहाँ पे नहीं होता कि ना ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो मैं ये अभी आपको ना यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर उसमें किसी को ये चीज़ हो फील, ताकि उसकी वो एम्बिग्यूटी भी क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं।
बाकी इंशाल्लाह चीजें सही हो जाए। इधर भी ग्रेड, ये हाँ जी ये आई थिंक कि आप में से सारे लोग ये कर लेंगे और आपको ये बात स्ट्रेटेजिकली समझ आनी चाहिए। ये देखें जी, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। अब ये देखें ये है आपके पास। इसमें से आपको एक चीज बताता हूँ जो कि अभी हमने की है, उस पोर्शन में हम बात करते हैं। ये देखें, सबसे पहली बात ये कहते हैं ना, एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। ठीक है, अब ये जो है, ये तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, जिसमें आपने वो इंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, फंक्शनल, डिविजनल, ये। अब ये जो है ना इन्वायरमेंट, ये स्ट्रेटेजी आप कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, ये ब्यूरोक्रेसी, ये बाकी सारा कुछ। अब मजे की बात ये है कि यहाँ पे ये जो टॉपिक कहते हैं ना, असल ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है कोर्स की। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब आप ये पढ़ने जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे मिलती ही नहीं है। ये नीचे जो सब कुछ है इसमें ये है ही नहीं चीज, 100% मिस मैच। अब देखें वो कहाँ से आए। अब इसका मतलब, अब देखें, आप अगर जो बंदा इस आउटलाइन को फॉलो करे, मैं तो फिर अब जो इन्होंने बनाई मैंने तो उसको किया ना फॉलो। अब ये देखें जरा, ये जो हमने वो नोट्स किए, अब ये जो टाइप्स और फंक्शंस हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यही हमने क्या कवर नहीं किए थे? प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ये किया। इससे पहले जो मैंने अब यही जो ग्रिड है यही फॉलो किया। ये ये देखें, इसमें से मिशन, ये विजन, यहीं से हमने स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट, ये विजन, मिशन, और ये आपको मिलेगा सारा कुछ नोट्स। ये उसके बाद ये देखें, कंपेटिटिव में पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज, ये वैल्यू चेन स्ट्रेटजीज, ये आ रहा है। ठीक है, यहां से अब आप देखें अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी, ये लास्ट अपने पढ़ा था जो मेरे साथ टॉपिक, वो कॉस्ट रिडक्शन मेथडोलॉजीज पढ़ी थी। ये फंक्शनल स्ट्रेटजीज, ये आप कर रहे हैं। फिर उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा वो बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें जी। हम भाई इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, कोई भी देख के कर ले। अब मसला यही है, जो पेपर बना रहा है उसको पता ही नहीं है कोर्स क्या है। खपे बंदा किस चीज को करता है। अब मैंने ये कर दिया है जी, पूरी मेल भी डाली है फीफा को, बाकी भी सारा कुछ ना। ये मैं अब आपको बात बताता हूँ ना, ये खोल के देता हूँ यहाँ पे। आप ये कहीं पे भी किसी भी बंदे को दिखा के, जो कॉमन लेना है, किसी भी यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट हो या ये, आप उसको दिखा लें। अब मैं आपको शेयर करता हूँ, ये जो मैंने एक पास पेपर खोला है, ये सारों को नजर आ रहा है? जरा चेक करें, जी सर। आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखें, ये लाइफ साइकिल, ये आपके किसी टॉपिक में, ये वाला है चेंज, एडॉप्ट, डेटा मॉडलिंग, नो। फिर ये जो आपका इसमें सिनेरियो आया, 100% मिसमैच। इसके बाद ये है ही नहीं,
टीम मैनेजमेंट यहाँ पे कहाँ है, मुझे दिखा, है ही नहीं। फिर स्ट्रेटेजी फार्मूलेशन, ये आप तो ये भाई यहाँ पे अब मसला ये है कि ये कहाँ से करें। हाँ वो है में बिल्कुल, अब वो देखा ना, वो जिस उन्हें पता है वो दूसरा वाला जो पेपर है उसके अंदर वो है, वो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, वो है, बाकी कहाँ है मुझे नहीं समझ आ रही है। और मैंने मैंने उन्हें कल बताया, मैंने कहा मैंने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, ये जितना आपके सिलेबस के साथ मुझे लड़ना पड़ रहा है और स्टूडेंट्स को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ रही। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया, क्योंकि पीफा की बॉडी जो है ना ये बुक्स फॉलो करती है जो सीए आई कैप की बुक्स होती है ना उनको। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये सिलेबस ये है। मैं आपको उसमें मजे की बात बता देता हूँ, पहले दो सिलेबस एग्जिस्ट करते होते थे सीए में। एक कैफ 4 का पेपर होता है जिसको बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज बोलते हैं। उस दिन स्टूडेंट ने बताया भी था, वो जो लाहौर वाला है जो सीए कर भी रहा है, और उसकी बेसिस पे उसने एग्जाम्पशन क्लेम भी की, पता कि ये कोर्स वही बनता है। बहरहाल वो जो कैफ 4 का सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज का, उसमें से अब मैं आपके सामने वो बुक भी खोल के रख देता हूँ, और ये जो टॉपिक वहां से था वो आपको वहीं से पढ़ाया, जो पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज और जो उसके 5 फोर्सेस मॉडल और वैल्यू चेन है 100% वहीं से पढ़ा, वो एग्जिस्ट करता है। और ये वो टॉपिक है कि अगर मैं ये कोर्स पढ़ाता हूँ या किसी भी लेवल पे आई कैप है या ये कोई भी प्रोफेशनल बॉडी, वो उस टॉपिक में से क्वेश्चन ना दे, इस वाले में से पोर्टर वाले कोई नहीं सकता, आपके यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ। एक दूसरा आप देखें, उसमें से सिर्फ आपके सब्जेक्ट के अंदर वो एक चीज मैच करती है, सिंपल, और सारा मिस मैच है टोटल। दूसरे पे चलते, सर आपकी आवाज बहुत मध्यम आ रही है। वो कहीं आपके वो नेट के सिग्नल ना वीक हुए हो। सर नहीं, नेट के सिग्नल ठीक है, हाँ बस कभी। हो सकता है, वो बाकी अगर होता तो कोई बोलता। अच्छा चले, नेक्स्ट क्या है, एक कोर्स होता है सीए फाइनल में होता था यूं ही, बिजनेस मैनेजमेंट का। आईटी के पोर्शन में ये बिग डेटा का कॉन्सेप्ट और ये उस चैप्टर में से आया, कुछ भी नहीं है आपका उसमें से। तो फिर आप मुझे बताएं ना, वो मुझसे अक्सर स्टूडेंट ये मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, सर कोई बुक या ये बता दें या ये बता दें, मुझे बताएं मैं कहाँ से करता हूँ। हाँ अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो ग्रिड नीचे आपको बना के दी हुई है पिफा ने, एक भी लेक्चर कोई बंदा कह दे सर इसमें से ये चीज ये ग्रिड से मिसमैच है, वो नहीं हो सकता। अब फिर मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मसला यहाँ पे यही था, वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, बिजनेस प्लान भी कहीं नहीं आया, और आया ही नहीं है, ग्रिड 100% मिस मैच है यार। मैं वो कह रहा हूँ मुझे आप इसमें से वो टॉपिक दिखा दें कि ये आपकी ग्रिड है, ये जो मोस्टली क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आए हुए हैं ये सिलेबस है। मैं क्या तो चलें, आप तो ये हम कहें ना कि चलें कोई चीज इसमें से, वो चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट भी नहीं कर रही। ये जो है, किसी को बुला लें, एवेल्युएटर को बाहर से बुला लें, ये कहीं पे आप कह दें इसमें से कोई चीज है तो मैं जिम्मेदार, इसके अंदर है ही नहीं है। अब मजे की बात, ये जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन उधर भी आया, वो पिछले में भी लड़के ने पूछा है, आपके यहाँ पे है ही नहीं। फिर ये जो आखिरी है ना ये वाला, ये आप कहाँ से कराएंगे, ये तो नीचे उसमें कहीं पे इंक्लूड भी नहीं है। यहाँ पे वो मोटिवेशन को कहता है ये, और नीचे वो कह रहा है बिहेवियरल की आप थ्योरीज पढ़ाएं। आखिरी जो ग्रेड है ये जॉब सेटिस्फेक्शन एटीट्यूड, ये अब मैं आपको अभी इस पे प्रूफ देता हूँ। यस ये अब कुछ और है यहाँ पे, ये जो इन्होंने की हुई है। अब ये जो नीचे है आपको ये भी दिखा दूं यहाँ पे लॉजिकली, ताकि कल को कोई वो ना हो, इनको ठीक करना पड़ेगा ये चीज। ये जो
ये देखें यहाँ पे क्या लिखा, इससे बड़ी कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ये जो यहाँ पे आखिरी इन्होंने ग्रिड बनाई ना, थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वो कुछ और है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन्होंने पता नहीं क्या, वो भी ये देखें, ये जो चीज डाली ये बिल्कुल अलग। ये देखें जी यहाँ पे, अब आपको मैं मैच करके देता हूँ जो यहाँ से, और दिखाता हूँ, लॉजिकली दिखाता हूँ। ये 100% है, इमोशंस, ये थ्योरीज, पर्सनैलिटी, ये है। और ये वाली जो चीज जिसने डाली है, यस, ये आईकैप के सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसमें बिजनेस मैनेजमेंट, अब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो हम पढ़ाते हैं स्टैंडर्ड, चैप्टर 4 आया इसमें से, बिजनेस मैनेजमेंट, ये आया चैप्टर नंबर 7 होता है। 7 के नोट मेरे लिए बड़ा आसान था, क्या पल्ला होता था, हम तो गुरु हैं वहाँ के। ये देखें, ये अब आपको मोटिवेशन का चैप्टर नजर आ रहा है, ये भाई के आपके अकॉर्डिंगली नोट्स हैं। ये देखें इसमें अब आपको चीजें नजर आएंगी, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये कंटेंट प्रोसेस, ये थ्योरीज है उसकी, यही हम पढ़ाते हैं वहां पे भी, यही है। ये मोटिवेशन की थ्योरीज तो ये हैं, फिर आईकैप का कंटेंट ये है, इसको मैच करना चाहिए था ना आपको, जो कि नहीं है। अच्छा, एक और चैप्टर आपको दिखाता हूँ जो आपके वहां पे बाकी टॉपिक इस ग्रिड से बने हैं। ये क्यों नहीं आ रहा, बकायदा जस्टिफिकेशन के साथ आपको बता दें। एम्प्लॉय बिहेवियर, ये देखें, ये वहां पे है ना, यही परसेप्शन लिखा है वहां पे टॉपिक, यस आई कैप की बुक के अंदर है, उसने जो ग्रिड में डाला ये भी है। ये सेंसेशन, परसेप्शन, परसेप्शन सिलेक्टिविटी, ये भी है वहां पे। ये एटीट्यूड, ये भी वहां पे है। ये जॉब सेटिस्फेक्शन, ये भी है। ये जॉब स्ट्रेस, ये बिहेवियरल इसमें आता है ना, बिहेवियरल उसमें जो ये यहाँ पे ये वाली तो मैच कर रही है अब, ये जो ये देखें, ये ग्रिड यहाँ पे मैच कर रही, नीचे नहीं मैच कर रही। फिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल बॉडीज में जो पेपर बनता होता है, हम उसको कहते हैं इतना लेवल्ड का पेपर होता है, ये जितने एरियाज हैं सब टेस्ट होते हैं। तो इसमें से मुझे आप कहीं पे भी अपने किसी पेपर में क्वेश्चन दिखा, है ही नहीं। इनफैक्ट आप मुझे ये 3 में से दिखा दें, ये कहाँ है पेपर, नहीं है। ये जो विजन मिशन है, यस इसमें से क्वेश्चन में आया हुआ, ये इसमें से है। फिर मैं कहूँ ये इसके स्टैटिकल टूल्स और ये डिसीजन मेक, ये दिखा दें कहाँ, जो आपका पेपर है उसमें 80% पेपर आप मुझे दिखा दें कि वो इसमें से और इसमें से किस टॉपिक में से एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई स्टूडेंट नहीं पास कर। अब ये अगला पेपर जो एक है आपका यहाँ पे, ये देखें जी, दूसरा पेपर भी देखें, इसमें से अब आपको कुछ चीजें नजर आएंगी कि यस ये तो जिसने पहला बनाया ये तो बिल्कुल ही ये है। अब ये देखें स्ट्रेटेजी, यही पढ़ रहे हैं ना आप अभी टॉपिक, जी मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, फिर इसको टारगेट किया, ये यही आपको पढ़ा। अब फिर ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, और ये तो आपके कोर्स में यहाँ पे है ही नहीं, ये तो MIS का चैप्टर है सी के उसके हिसाब से, ये नहीं। फिर ये ह्यूमन रिसोर्स आपने पढ़ा मुझसे, वो चैप्टर हमने वो पढ़ लिया, ये उसके अंदर ऑब्जेक्टिव, वो क्या क्या करता है एक्टिविटीज, ये कहाँ है, वो बताएं, ये कहाँ, ये मसला है, ये है कहीं पे मिसमैच कर रही है, इसलिए आप वो उसको बिल्कुल ना देखें। इसके अंदर ये जो चीज है ना जो आपको कराई है, ये नोट्स आप देखें, वो ग्रेड के अकॉर्डिंगली 100% मैच हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा सही। बाकी 100% आप, मैंने आपको पहले दिन कह दिया था नोट्स फॉलो करें, मेरे लिए बड़ा आसान था, वो CA की चीज आपको उठा के दे देना, वो कर रही होती मैच तो मैं जरूर दे देता।
ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, टेंशन नहीं। बाकी वो मैं शेयर कर देता हूँ ये जो मेरे पास। चलें जी, इंजॉय करें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलें।